गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एसएमएस विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम स्टडी कर रहे थे अपना लेसन नंबर 10 सेल साइकिल, जिसमें हम समसूत्री विभाजन के बारे में चर्चा कर रहे थे। कौन सा विभाजन था हमारा? समसूत्री। हमने बताया था कि वह विभाजन जिसके पश्चात बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में, वह विभाजन जिसके पश्चात बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्र संख्या मात्र कोशिका के समान रहती है। गुणसूत्र संख्या मात्र कोशिका के समान रहती है, क्या कहलाता है? समसूत्री विभाजन कहलाता है। ठीक है, इस विभाजन को समझने के लिए हमने इसको 4 अवस्थाओं में बांटा था। ध्यान होगा आपको, 4 अवस्थाएं थी। पहली थी प्रोफेज, एक थी अपने पास मेटाफेज, एक थी एनाफेज और एक थी टीलोफेज। कितनी अवस्थाएं थी? 4 अवस्थाएं थी। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। मैंने कहा था PMAT, इस तरीके से याद कर लेना आप इसको। ठीक है, फिर जो प्रोफेज बताई थी वो हम पढ़ चुके थे। प्रोफेज में क्या था? प्रारंभिक अवस्था में गुणसूत्र पतले, लंबे एवं स्पष्ट नजर आते हैं। सघन, पतले, लंबे एवं सघन नजर आते हैं। लेकिन जैसे जैसे अवस्था बीतती जाएगी, जैसे जैसे अवस्था खत्म होती जाएगी, वैसे वैसे गुणसूत्र स्पष्ट नजर आने लगेंगे, मोटे नजर आने लगेंगे। ये बताया था हमने। फिर इसके बाद जो केंद्रिका थी और केंद्रक झिल्ली थी वो धीरे धीरे लुप्त होना प्रारंभ हो जाएंगी। केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली धीरे धीरे लुप्त होना प्रारंभ हो जाएंगी। ठीक है, तीसरा तर्कु तंतु बनना प्रारंभ हो जाएंगे। स्पाइंडल फाइबर, तर्कु तंतु बताया था मैंने पिछले वीडियो में, जिनके द्वारा गुणसूत्र क्या करते हैं? गति करते हैं। आज समझेंगे उस चीज को। ये 3 चीजें हुई। गुणसूत्र स्पष्ट हो गए थे लास्ट में आके, केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली धीरे धीरे लुप्त होना प्रारंभ हुई थी और तर्कु तंतु बन गए थे, बनना प्रारंभ हुए थे। इसके बाद आई मेटाफेज। मेटाफेज का हिंदी में नाम था मध्यावस्था। ये पूर्वावस्था थी, मध्यावस्था थी। जो काम इसमें स्टार्ट होगा, जो काम यहाँ स्टार्ट होगा वो यहाँ जाके कंप्लीट हो जाएगा। जिसमें हमने क्या बताया था कि भाई जो तर्कु तंतु थे वो पूर्ण रूप से बन जाते हैं, एक बात। केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली पूर्ण रूप से लुप्त हो जाते हैं, दूसरी बात। तीसरी बात, किसका नाम मध्यावस्था क्यों पड़ा? क्योंकि जितने भी गुणसूत्र थे वो केंद्रक के मध्य भाग में आकर, गुणसूत्र केंद्रक के मध्य भाग में आकर इकट्ठे हो जाते हैं और एक प्लेट का निर्माण करते हैं, जिसे मेटाफेज प्लेट कहते हैं। उसमें खास बात क्या थी कि जितने भी गुणसूत्र थे उनके गुणसूत्र बिंदु वो तो कहाँ इकट्ठे हो जाते हैं? प्लेट पर। मतलब गुणसूत्र जो होंगे वो प्लेट बिंदु का हो जाएगा प्लेट पर, और जो उनकी भुजाएं होंगी वो ऊपर और नीचे की साइड यानी ध्रुवों की साइड होंगी। ये चीजें हमने पढ़ ली थी। क्लियर है? 2 हमने पढ़ ली। आज के वीडियो में हम दोनों को इनका अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। क्या है देखिए, इसके चित्र की बात करूं तो मैं, क्या था इसका चित्र? ये तो प्रोफेज अवस्था की प्रारंभिक स्थिति है। कौन सा होता है? प्रारंभिक प्रोफेज। इसमें क्या था? देखो कंप्लीट आपको झिल्ली दिखाई दे रही है, लिख देता हूं यहां। ये तो क्या है? ये केंद्र झिल्ली है। ये क्या है? केंद्रिका है। उसमें क्या भरे हुए हैं? इसमें भरे हुए हैं गुणसूत्र। ये सभी क्या है? ये गुणसूत्र है। जो अपन ने
प्रोफेज में आपको बताया था, जो केंद्रीय झिल्ली का केंद्रिका दिख रही है आपको, ये केंद्रिका है, ये झिल्ली है, गुणसूत्र है, ये तो प्रारंभिक अवस्था थी। फिर क्या होगा, गुणसूत्र स्पष्ट हो जाएंगे और केंद्रिका और केंद्र झिल्ली धीरे धीरे लुप्त होना प्रारंभ होंगे। तो क्या हो जाएगा, ये तो हो गया केंद्रक, ठीक है, और ये है केंद्रित झिल्ली। देखो धीरे धीरे लुप्त हो रही है, जहां जहां मैं छोड़ रहा हूं वहां वहां क्या हो रहा है, लुप्त होती जा रही है, ये लुप्त होना प्रारंभ हो गई। ऐसे ही केंद्रिका, ये केंद्रिक लुप्त होना प्रारंभ हो गई और गुणसूत्र क्या हो जाएंगे, स्पष्ट और मोटे दिखाई देने लग जाएंगे। ठीक है, ये हुआ, लुप्त हो रही है और गुणसूत्र जो इसमें सघन थे, इसमें सघन है, और ये अपनी ओरिजिनल प्रोफेज बता दिया था अपन ने। अब मेटाफेज में क्या बता थे कि ये झिल्ली जो काम यहाँ स्टार्ट हुआ तो वो नष्ट हो जाएगा, यानी लुप्त हो जाएगा। तो केवल झिल्ली जो अपने पास केंद्रक है ओनली, इसमें झिल्ली नहीं बनानी है, नहीं बनानी तो इसका मतलब केंद्र झिल्ली लुप्त हो गई। केंद्रिका भी नहीं बनानी, केंद्रिका भी लुप्त हो गई। अब तीसरी बात क्या थी, तर्कतंतु बनेंगे, बिल्कुल तर्कतंतु बनाने हैं अपन को, तर्कतंतु बना दीजिए। ये क्या है, ये तर्कतंतु है, ये तर्कतंतु है। इस अवस्था में मैंने बताया जितने भी गुणसूत्र हैं वो मध्य में आकर इकट्ठे हो जाएंगे, क्या बनाएंगे, मेटाफेज प्लेट बनाएंगे। लेकिन खास बात क्या थी कि जो गुणसूत्र बिंदु है वो तो कहाँ रहेगा, मध्य में, और भुजाएं कहाँ रहेंगी, ध्रुवों की ओर। तो वैसे तो काफी गुणसूत्र हैं, तो अपन 2 या 3 बना के देख लेते हैं। भाई एक ये बनाया मैंने, ठीक है, 2, ये मैंने 3 गुणसूत्र बनाए हैं। अब देखो ये बन गई अपने पास मेटाफेज प्लेट। क्या बनी, मेटाफेज प्लेट। अब मेटाफेज प्लेट में 1, 2, 3 ये जो दिख रहे हैं आपको, देखो ये मैं सफेद बना देता हूँ, ये वाले, ये तो क्या है, गुणसूत्र बिंदु हैं, और ये भुजाएं हैं, ये क्या है, ध्रुवों की ओर है। तो ये अवस्था कौन सी होगी, मेटाफेज अवस्था। कौन सी हुई, मेटाफेज। क्लियर है, तो 2 अवस्थाएं हमने पिछले वीडियो में पढ़ी। आज हम पढ़ रहे हैं एनाफेज। एनाफेज क्या है, इस अवस्था में क्या होगा, जो ये गुणसूत्र है, एक गुणसूत्र बना रहा हूं, ये गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु से क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा। अब मैं कौन सी पढ़ा रहा हूं, एनाफेज पढ़ा रहा हूं, भाई ध्यान दें। तीसरे नंबर की पढ़ा रहे हैं एनाफेज। पहला पॉइंट, इस अवस्था में जो गुणसूत्र है उसका विभाजन होगा। कहां से विभाजन होगा, गुणसूत्र बिंदु से विभाजन होगा। जब गुणसूत्र बिंदु से विभाजन होगा तो ये ऊपर की 2 भुजाएं और गुणसूत्र अलग हो जाएगा, ऊपर की 2 भुजाएं और गुणसूत्र अलग हो जाएगा, और नीचे की 2 भुजाएं और गुणसूत्र क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग हो जाएंगे। तो अब जो गुणसूत्र कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, संतति गुणसूत्र, डॉटर क्रोमोसोम कहलाएगा। तो ये कहलाएगा पुत्री गुणसूत्र, पुत्री या संतति गुणसूत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पुत्री या संतति गुणसूत्र कहलाएगा। क्लियर है कि ये जो गुणसूत्र है कौन सी अवस्था में, एनाफेज। इस अवस्था में जो गुणसूत्र है उसमें गुणसूत्र बिंदु से विभाजन होगा। गुणसूत्र बिंदु से विभाजन होने के कारण जो आपको 1, 2, 3, 4 भुजाएं दिखाई दे रही हैं,
ऐसे वाला, तो ऊपर की दो भुजाएं और बिंदु अलग हो जाएगा, नीचे की दो भुजाएं और बिंदु अलग हो जाएगा, मतलब ये डिजाइन बन जाएगा ऐसे, ये वाक्य का ये बनेगा। तो इन्हें क्या कहा जाएगा, संतति गुणसूत्र कहा जाएगा। पहला पॉइंट खत्म करता हूं, दोबारा देखें। इस अवस्था में एनाफेज अवस्था में, इस अवस्था में जो मुख्य गुणसूत्र है उसमें गुणसूत्र बिंदु से विभाजन होगा, जिससे प्रत्येक गुणसूत्र अलग हो क्या हो जाएगा, अपनी दो भुजाओं को लेकर अलग हो जाएगा, जिन्हें संतति गुणसूत्र या पुत्री गुणसूत्र कहा जाएगा। एक बार अब ये जो गुणसूत्र हैं ये अपने अपने ध्रुवों की ओर गति करना प्रारंभ कर देंगे, यानी जो ऊपर के हैं ये तो ऊपरी ध्रुवों की ओर जाएंगे और जो नीचे वाले हैं ये नीचे की ध्रुवों की ओर जाएंगे। दूसरा पॉइंट दिमाग में डाले ना, नोट्स में पढ़ लेना, चित्र है ये बन गए। दूसरा पॉइंट, जो ऊपर वाला गुणसूत्र है वो तो ऊपरी ध्रुव की ओर जाएगा, इधर की ओर जाएगा, जो नीचे वाला गुणसूत्र है वो नीचे की ओर जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। अब लेकिन जाते वक्त क्या कंडीशन होगी वो देखें, तीसरा पॉइंट। लेकिन जब वो जाएंगे तो जो बिंदु है, ये बिंदु जैसे चित्र कैसे बना रहा हूं अभी, तो जब ये ऊपर, जैसे ये ऊपर का ध्रुव है, ये नीचे वाला ध्रुव है, तो जब ये जाएंगे तो बिंदु तो रहेगा ध्रुवों की ओर और भुजाएं रहेंगी पीछे की ओर, ऐसे बनेगा। ये अपने अपने ध्रुवों की जाएंगे, दूसरा पॉइंट, ये अपने अपने ध्रुवों की ओर जाएंगे, लेकिन जाते वक्त क्या होगा, जो बिंदु है वो तो रहेगा ध्रुवों की ओर, भुजाएं हो जाएंगी पीछे की ओर। ऐसे ये वाला जो नीचे आएगा इसमें भी बिंदु तो रहेगा ध्रुवों की ओर, भुजाएं होंगी पीछे की ओर, इस टाइप से ये चित्र बनेगा एनाफेज का। अब मैं वास्तविक चित्र बना रहा हूं, वो देखें क्या बना। ठीक है, ये तो क्या बना दिए, तंतु तंतु। ये बना दिए तंतु तंतु, बन गए। अब मैंने क्या बताया था, गुणसूत्र, पहला पॉइंट, गुणसूत्र का विभाजन होगा, जिससे प्रत्येक गुणसूत्र अपनी दो भुजाओं को लेकर और गुणसूत्र बिंदु को लेकर अलग हो जाएगा, एक बार। दूसरा, प्रत्येक गुणसूत्र अपने अपने ध्रुवों की ओर जाएगा। जैसे मैंने तीन बनाए हैं, ये ऊपर वाले तीन ऊपर की ओर जाएंगे, नीचे वाले तीन नीचे की ओर जाएंगे, लेकिन जाते वक्त क्या होगा, आप ध्यान दें, ये हुआ गुणसूत्र बिंदु और ये हुई भुजाएं, ये हुआ बिंदु और ये हुआ भुजाएं, ये हुआ गुणसूत्र बिंदु और ये हुई भुजाएं। तो बिंदु तो कहां रहेगा, ध्रुवों की ओर, भुजाएं रहेंगी पीछे की ओर, ऐसे नीचे बना। तो ये रहा बिंदु, बिंदु ध्रुव की ओर है, ये चित्र बनेगा। तो ये किसका है, ये है एनाफेज। किसका है, एनाफेज का। कैसा, क्या बना भाई, ये तंतु हुए, ये गुणसूत्र हुए, ठीक है, ये ध्रुव हुए, नामांकन कर दीजिए, ध्रुव, तंतु, गुणसूत्र। इस अवस्था में जो गुणसूत्र हैं, अर्ध गुणसूत्र, आधे गुणसूत्र, पुत्री गुणसूत्र जो हैं वो अपने अपने ध्रुवों की ओर जाना प्रारंभ करते हैं, लेकिन जब वो जाएंगे तो बिंदु तो रहेगा ध्रुवों की ओर और भुजाएं कहां रहेंगी, पीछे की ओर। देखो भुजाएं इधर है, इसकी भुजाएं इधर है, अपोजिट साइड होगा। तो ये अवस्था एनाफेज कहलाएगी। और इस अवस्था में जो गुणसूत्र हैं वे जे एल वी आकार के दिखाई देते हैं। इस अवस्था में जो गुणसूत्र बनेंगे वो कैसे रहेंगे, जे एल वी। देखो जैसे ये संरचना है, ये कैसे दिखाई देंगे, वी आकार में दिखाई देंगे। अब ये देखो, ये क्या बन गया, एल बन गया। भाई एल ऐसे भी बना सकते हैं, ये एल हो गया। ये जे टाइप की संरचना हो गई, देखो जे बन गया, ये क्या बन गया, एल बन गया, ये क्या है, वी। तो इस अवस्था में जो गुणसूत्र हैं वो जे एल वी आकार के दिखाई देते हैं। ठीक है, ये कौन सी कंप्लीट हो गई,
ये अपनी कंप्लीट हो गई एनाफेज। अब कौन सी अपनी टेलोफेज अवस्था। अब क्या होगा, ये धीरे धीरे जो गुणसूत्र चले थे अपने अपने ध्रुवों पर पहुंच जाएंगे। जितने भी गुणसूत्र थे वो अपने अपने ध्रुवों पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, कि जो यहां से चीज चलना प्रारंभ हुई थी वो ध्रुवों पर पहुंच जाएंगे। तो क्या होगा इसमें ध्यान दें, सर्किल बना देंगे, केंद्रक बन गया। अब जैसे मैंने 3 बना रखे तो ये यहां पहुंच जाएंगे, यहां पहुंच जाएंगे। पहुंचा दे, पहुंचा दीजिए। ये हो गए स्पाइनल फाइबर। अब याद करने का तरीका क्या है कि जो टेलोफेज है सबसे अंत की है ना, ये वाली अवस्था और ये वाली अवस्था, इसके जो पॉइंट है वो एक दूसरे के थोड़े अपोजिट हैं। क्या है? अपोजिट है। कैसे? इस अवस्था में क्या हुआ था, देखो इस अवस्था में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका धीरे धीरे लुप्त होना प्रारंभ हुई थी। लुप्त होना प्रारंभ हुई थी इसमें क्या होगा, पुनः प्रकट हो जाएगी। टेलोफेज अवस्था पढ़ रहे हैं अपन। पहला पॉइंट ये पढ़ा है, इस अवस्था मतलब जो यहाँ काम स्टार्ट हुआ था वो यहां तक आते हैं, जैसे यहां तर्क तंतु बनना प्रारंभ हुए थे। सेंटेंस समझना चाहिए, नोट्स में देखना। इस अवस्था में तर्क तंतु बनना प्रारंभ हुए थे। तो इस अवस्था में क्या होगा, तर्क तंतु लुप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। जो चीज बनी थी वो नष्ट हो जाएगी और जो चीज नष्ट हुई थी वो बनेगी। तो इस अवस्था में तर्क तंतु बनना प्रारंभ हुए थे। इस अवस्था में तर्क तंतु धीरे धीरे लुप्त होना प्रारंभ हो जाएंगे। एक बात। दूसरा, इस अवस्था में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका लुप्त होना प्रारंभ हुए थे, इसमें प्रकट होना शुरू हो जाएंगे। प्रकट होना शुरू कर दो। तो ये क्या है, केंद्रक झिल्ली। क्या होगी, पुनः प्रकट हो गई। पुनः प्रकट हो गई। केंद्रिका को प्रकट कर दो। ठीक है, तर्क थोड़े से कम बना दो, यानी लुप्त होते हुए बनाना है। तो एक पॉइंट हो गया। अब इससे पहले की अवस्था में क्या था, गुणसूत्र अपने अपने ध्रुव की ओर जा रहे थे। छुट्टी हुई, बच्चे अपने घर की ओर जा रहे थे। एक समय आएगा बच्चे अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। तो इसमें क्या था, जो गुणसूत्र थे वो अपने अपने ध्रुवों की ओर जाएंगे। इसमें क्या होगा, गुणसूत्र अपने अपने ध्रुवों पर पहुंच जाएंगे। तो जब गुणसूत्र अपने ध्रुवों पर पहुंच जाएंगे तो क्या होगा, वहां पर ये इकट्ठे हो जाएंगे। गुणसूत्र अपने अपने ध्रुवों पर पहुंच गए। ये तो ऊपर वाले पहुंच गए और ये नीचे वाले पहुंच गए। पहुंच गए। तो अब कितने केंद्रक बन गए, 2 केंद्रक बन गए, एक ऊपर और एक नीचे। क्या बने, 2 पुत्री केंद्रक। अब देखो दिखा, शुरू में आपने कितना केंद्र किया था, शुरू में हमने एक ही तो केंद्र किया था। ये केंद्र रहा, इसकी केंद्रिका रही। ठीक, यहाँ की क्या हुआ, जब सभी गुणसूत्र अपने अपने ध्रुवों पर पहुंच गए, सभी गुणसूत्र अपने अपने ध्रुवों पर पहुंच गए, तो उसके तरफ केंद्रक झिल्ली बन जाएगी। केंद्रक झिल्ली बन गई तो अपना क्या था परिभाषा, जब केंद्रक विभाजित होकर 2 पुत्री केंद्रकों का निर्माण करे। तो पहले एक केंद्र था, कितने केंद्रक बन गए, 2 केंद्रक बन गए। तो हमारे जो विभाजन था वो क्या होगा, कंप्लीट हो गया। ये अपने पास प्रोफेज की 2 अवस्थाएं हैं, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। क्या था, दोबारा देखें, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। नोट साथ में रखें, क्या क्या बताया था उसी हिसाब से डायग्राम बनते चले जाएंगे। प्रोफेज अवस्था, इस अवस्था में सभी गुणसूत्र पतले लंबे सघन नजर आते हैं। एक बात, पतले लंबे सघन। दूसरा, केंद्रिका है और केंद्रक झिल्ली है शुरू में। लेकिन जब प्रोफेज खत्म होने लगेगी तो गुणसूत्र मोटे और स्पष्ट नजर आने लगेंगे। दूसरा, केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली लुप्त होना प्रारंभ होंगे। और तीसरा, तंतु बनना प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गए प्रोफेज। मेटाफेज,
इस अवस्था में इस अवस्था में जो काम यहाँ स्टार्ट हुआ था वो पूरा हो जाएगा। केंद्रिका है क्या? नहीं है, यानी केंद्रिका पूर्ण रूप से लुप्त हो गई। केंद्रक झिल्ली है क्या? देखो इसमें क्या बनाई है क्या? नहीं बनाई, केंद्रक झिल्ली भी पूर्ण तरह लुप्त हो गई। दूसरा, तंतु बनना प्रारंभ हुए थे, यहाँ तक आते आते तंतु बन जाते हैं, बन गए। और तीसरा, जितने भी गुणसूत्र थे, देखो यहाँ फैले हुए बना रखे हैं अपन ने, इसमें क्या हुआ, जितने भी गुणसूत्र सारे के सारे केंद्र के मध्य भाग में आकर इकट्ठा हो जाते हैं और एक प्लेट का निर्माण करते हैं जिसे मेटाफेज प्लेट कहते हैं। इस मेटाफेज प्लेट में क्या खास बात थी कि जो गुणसूत्र बिंदु होते हैं वो तो होते हैं मध्य में, और जो भुजाएं होती हैं वो होती हैं विपरीत ध्रुवों की ओर होती है। ये मेटाफेज प्लेट हो गई। इस अवस्था में ये लोग इसको भी टिक लगा देते हैं। इस अवस्था में क्या होगा, जितने भी गुणसूत्र थे वो धीरे धीरे, पहले तो क्या होगा, गुणसूत्र में विभाजन होगा, ये था, तो ये जो बिंदु था यहाँ पे क्या होगा, विभाजन होगा, ऐसे विभाजन होगा। तो प्रत्येक गुणसूत्र दो भुजाओं को लेकर, दो ऊपर दो नीचे, दो भुजाओं और एक गुणसूत्र बिंदु को लेकर क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो चित्र क्या बनेगा इधर भाई, दो ये हो जाएंगे, दो ये हो जाएंगे, इस टाइप से। तो इन्हें कहा जाएगा पुत्री गुणसूत्र। और ये पुत्री गुणसूत्र, संतति गुणसूत्र अपने अपने ध्रुवों की ओर जाना प्रारंभ कर देते हैं। दूसरी बात, जब ये ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जो बिंदु हैं, वो तो रहेंगे ध्रुवों की ओर, और जो भुजाएं हैं वो रहेंगी विपरीत दिशा में। कहाँ रहेंगी? विपरीत दिशा में। और लास्ट, इसमें जो गुणसूत्र हैं वो जे, एल और वी आकृति के दिखाई देते हैं। और लास्ट टेलोफेज, इस अवस्था में सभी गुणसूत्र अपने अपने ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। ये जो थे यहां पहुंच गए, ये वाले यहां पहुंच गए, सभी गुणसूत्र अपने अपने ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। केंद्रक झिल्ली, सॉरी मैंने ये गलत बनाया, यहां ये है केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली बनने लग जाएगी, ये केंद्रक झिल्ली बन गई, और इनमें क्या बन जाएगी, केंद्रिका भी बन जाएगी। इसमें नहीं बनेगी, इनमें बनेगी। भाई जो गुणसूत्र थे उनके साथ तो क्या बन गई, केंद्रक झिल्ली बन गई, इसमें बन गई, और उसके अंदर क्या बन जाएगी, केंद्रिका भी बन जाएगी। तो इस प्रकार ये अपने आप एक नया केंद्रक बना जिसमें गुणसूत्र है, केंद्रिका है और केंद्रक झिल्ली है। ये नया केंद्रक है जिसमें गुणसूत्र है, केंद्रिका, केंद्रक झिल्ली है। तो ये संरचना ऐसी तो बनी, देखो गुणसूत्र है, ये रहे गुणसूत्र, ये रहे गुणसूत्र, ये रही केंद्रिका, ये रही केंद्रिका, ये रही केंद्रिका, और ये रही इसकी झिल्ली। तो ये वाली अवस्था, लगभग जो चीज यहाँ गायब हुई थी वो वापस यहाँ प्रकट हो जाएगी। तो लास्ट क्या है ये, इसको सुने एक बार दोबारा। इस अवस्था में सभी गुणसूत्र अपने अपने ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं, एक बात। दूसरी, उन गुणसूत्रों को चाहकर केंद्रक झिल्ली बन जाती है और केंद्रिका पुनः प्रकट हो जाती है। तीसरी बात, तर्कु तंतु लुप्त हो जाते हैं। यहाँ तर्कु तंतु बनना प्रारंभ हुए थे, यहाँ लुप्त हो जाते हैं। यहाँ केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली लुप्त हुई थी, यहाँ पुनः प्रकट हो जाते हैं। और अंत में एक केंद्रक जो था वो दो केंद्रक का निर्माण करता है, अर्थात क्या हो गया, केंद्रक का विभाजन हो गया है। तो केंद्रक का विभाजन यही था, अपने पास दो चीजें थी, कोशिका का विभाजन में दो भागों में बांटा था, केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव का विभाजन। तो केंद्रक का विभाजन हमने पढ़ लिया। केंद्रक का विभाजन क्या होगा, जब कोई केंद्रक विभाजित होकर दो पुत्री केंद्रकों का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं, केंद्रक विभाजन कहते हैं। और इस केंद्रक विभाजन को कितने अवस्थाओं में बांटा गया था, केंद्रक विभाजन को 4 अवस्थाओं में बांटा गया था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ये 4 अवस्थाएं हैं। ठीक है, आज क्या क्या पढ़ा, ध्यान दें। अभी तक अपन ने पढ़ा है कोशिका चक्र में। कोशिका चक्र क्या है, कोशिका में होने वाली घटनाओं का वह निश्चित घटनाक्रम जिसमें कोशिका अपने घटकों को लगभग दुगुना कर लेती है, कोशिका चक्र कहलाता है। मानव में कोशिका चक्र की अवधि 24 घंटे होती है, जिसे 2 भागों में बांटा, अंतरावस्था और कोशिका विभाजन अवस्था। अंतरावस्था, इसमें कोशिका विभाजन की तैयारियां होती हैं, केवल तैयारियां होती हैं। ठीक है, जैसे आरएनए का निर्माण, प्रोटीन का निर्माण, डीएनए का निर्माण होता है। इस अवस्था को विश्राम अवस्था कहा जाता है। लेकिन आपको पता है, मैं 2-3 बार एग्जाम्पल दे चुका हूं, यहाँ केवल विभाजन हो रहा है, यहाँ विभाजन की तैयारियां हो रही हैं।
तो तैयारियों में समय अधिक लगता है। तो ये विश्राम अवस्था नहीं है, बल्कि ये सबसे सक्रिय अवस्था है, क्योंकि यहाँ विभाजन की तैयारियां पूरी की जाती है। इसे 3 अवस्था में बना था, G1, S, G2। जीवन में आरएनए और प्रोटीन का निर्माण शुरू होता है, पूरा हो जाता है, और डीएनए का निर्माण शुरू होता है। एस में डीएनए का निर्माण पूरा हो जाता है, और G2 में यहां तक आते आते लगभग सभी तैयारियां कंप्लीट हो जाती हैं। फिर था अपने पास कोशिका का विभाजन। कोशिका विभाजन को 2 भागों में बांटा, एक तो केंद्रक का विभाजन होगा, है ना, और एक कोशिका द्रव का विभाजन होगा। अब जो केंद्रक का विभाजन है उसमें 2 चीजें पढ़ेंगे हम, एक तो समसूत्री विभाजन और एक अर्धसूत्री विभाजन। तो आज हमने समसूत्री विभाजन पढ़ा है, वह विभाजन जिसके पश्चात बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान रहती है, समसूत्री विभाजन कहलाता है। और उसकी 4 अवस्थाएं हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो ये चित्र समेत अपन ने समझा दिया है। अब बचता है आपका समसूत्री विभाजन का महत्व। तो महत्व क्या क्या है समसूत्री विभाजन का, कि भाई एक तो जो जीव में वृद्धि होती है, किसी भी जीव की वृद्धि होने के लिए समसूत्री विभाजन का होना आवश्यक है। यानी वृद्धि और विकास के लिए समसूत्री विभाजन होता है, एक बात। दूसरी बात, हमारी चोट लग गई, घाव हो गया, और आप देखो वो घाव 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन, 10 दिन में भर जाता है। क्यों भर जाता है? उंगली पे चोट लग गई, ये चोट लग गई, धीरे धीरे आप देखो वहां इसकी नई परत बनने लगेगी और वो घाव खुरद आएगा और धीरे धीरे वो घाव भर जाएगा। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वो घाव पूरा कंप्लीट हो। क्यों हुआ? क्योंकि अगल बगल की जो कोशिकाएं थी उनमें क्या हुआ? विभाजन हुआ। विभाजन होने से क्या हुआ? वो नई कोशिका बनी, नई कोशिका उस घाव में चली गई। इस प्रकार समसूत्री विभाजन, घाव भरने के लिए समसूत्री विभाजन आवश्यक है। ठीक है। तीसरा, पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन, रीजनरेशन का मतलब होता है कई बार जैसे बाल कट गए, अपने बाल कट जाते हैं, दोबारा हुआ, मतलब वृद्धि होती है। नाखून कट गए, दोबारा। अब लेकिन कुछ जानवर जैसे छिपकली देखी होगी आपने, छिपकली की पूंछ कट जाती है और वो दोबारा उगाती है। ऐसे ही तारा मछली जिसे स्टारफिश कहते हैं, स्टारफिश की कोई भुजा कट जाती है, वो दोबारा उग जाती है। तो कटे हुए अंगों का दोबारा आना क्या कहलाता है? पुनरुद्भवन कहलाता है। और पुनरुद्भवन क्यों होता है? समसूत्री विभाजन के कारण ही होता है। तो 2 बातें ध्यान रखना, किसी भी जीव में घाव भरने की क्रिया और पुनरुद्भवन की क्रिया समसूत्री विभाजन के कारण ही होती है। और आनुवंशिक लक्षणों का जो आदान प्रदान, आनुवंशिक लक्षण जो पीढ़ी में जाएंगे वो भी समसूत्री विभाजन के माध्यम से ही जाते हैं। ठीक है। तो अपना समसूत्री विभाजन आज कंप्लीट होता है। कोई कंप्लेंट हो तो कंप्लेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।